हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस महीने 5 से 7 मार्च को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रैसीना डायलॉग का आयोजन किया था, जिसमें दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकर्स या कहने की जो भी ओपिनियन मेकर्स हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। और इसी कंटेक्स्ट में यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राइस्टोफर लैंडो की भी विजिट हुई थी। उन्होंने अपने स्पीच में यूएस का जो यानी कि स्ट्रेटजिक एम्बिवैलेंस है टुवर्ड्स इंडिया, उसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि भाई, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दोज मिस्टेक्स दैट वी डिड विथ चाइना। यानी उनको ये लग रहा है कि यूएस और चाइना के बीच जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो 1971 के बाद स्टार्ट हुई, तो उसका रिजल्ट है कि चाइना अब एक सुपर पावर के तौर पर उभर के आया है और डिफरेंट फील्ड्स में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी माने इन सारे फील्ड में वो यूएस की प्राइमेसी को चैलेंज कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि भाई, अगर हम इंडिया को इंगेज करेंगे तो इसको हम इंगेज इस वे में करें, we are not going to engage India like China। इसका मतलब कि ऑलवेज देर विल बी हेजिटेशन इन, और कहे कि यूएस इंडिया के साथ तो पार्टनरशिप करेगा, लेकिन दे विल ऑलवेज बी सस्पिशियस ऑफ द राइज ऑफ इंडिया। यानी वो सोच रहे हैं कि कहीं फ्यूचर में इंडिया भी एक दूसरा चाइना न बन जाए। तो इसीलिए देर may not be full-fledged cooperation as it has been between US and China। लेकिन इसमें एक कहें कि काफ़ी कंट्राडिक्टरी चीज़ भी है। सबसे पहली बात है कि आप कोई भी कंट्री के साथ जब आप पार्टनरशिप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री को एक सुपर पावर आप बना दोगे, जब तक कि उसमें अपना पोटेंशियल नहीं। किसी भी टाइम में, और कहें कि एट एनी मोमेंट, अभी जैसे कि गल्फ में क्राइसिस हो रही ईरान वॉर के कारण, तो अब कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसी को कैसे रीएडजस्ट करता है, और इस कंटेक्स्ट में ही आप देख लें कि हर कंट्री अपने अपने पॉलिसी अपना रहा है। कौन पॉलिसी कितना इफेक्टिव होगा इस वॉर के इम्पैक्ट को कंटेन करने में, दैट विल डिटरमाइन द फ्यूचर। अभी जैसे कि अब इंडिया के जो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो वो मोर देन 7% हो रहा था, लेकिन अब ड्यू टू इजराइल यूएस वॉर अगेंस्ट ईरान, अब इसके कारण है कि इंडियन इकोनॉमी विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, क्योंकि इसके सारे जो सप्लाई चेन है वो सारे डिस्टर्ब हो गए। अब इंडिया के जो वेस्ट एशिया में मार्केट था, और मतलब एक्सपोर्ट मार्केट, और इवन आउटसाइड, ऑल हैव बीन इन बैड स्टेट। तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन जो पॉलिसी है दैट विल बी ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ये नहीं कि हाँ आपका जो कहने की किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, लेकिन उतना नहीं। इसीलिए अगर चाइना आज सुपर पावर है और यूएस को चैलेंज दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इसका श्रेय यूएस को जा रहा है कि यूएस ने चाइना को बना दिया। मान दिस इज नेव आर्गुमेंट और वेरी सिंपलिस्टिक ये आर्गुमेंट है। और इसीलिए इसके काउंटर में आप कहें कि जयशंकर ने भी उसे जवाब दिया, और उसी रैसीना फोरम पर कि भाई कोई भी कंट्री ग्रो करता है, और राइज ऑफ एनी कंट्री इज डिटरमाइंड बाय दैट कंट्री इटसेल्फ। अगर इंडिया राइज करेगा तो इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉलिसी इटसेल्फ एंड इंडियाज स्ट्रगल, इंडियाज हार्ड लेबर, दैट विल डिटरमाइन। इट वोंट डिपेंड अपॉन द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो इस तरह से ये जो लैंडो के स्टेटमेंट का, ये कहने कि इंडिया के जो स्ट्रेटजिक सर्कल और इवन इंडियन फॉरेन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में एक कहने कि काफ़ी डैम्पनिंग इफेक्ट था। लेकिन उसके बाद मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, अभी 24 से 27 मार्च के बीच में अनदर
हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल विजिटेड इंडिया, और वो यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ वार फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कॉल्बी, उनकी विजिट हुई और उन्होंने he tried to contain the damage that Landau statement had done. उन्होंने कहा कि भाई इंडिया यूएस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि अभी तक तो एक जब से अगर देखें कि क्वाड समिट जो लास्ट ईयर ही होने वाली थी, लास्ट ईयर दिसंबर में, अभी तक उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और इवन यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया इंडो पैसिफिक पॉलिसी, उसके बारे में भी लोग काफ़ी यूँ कह लें कि दे आर नॉट श्योर अबाउट द यूएस कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक। तो इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने लोगों के कहने की ये जो अनसर्टेनिटी और उनके जो सस्पिशंस हैं यूएस की पॉलिसी के तरफ, उसको दूर करने के लिए माने ही वेंट ए लॉन्ग वे टू एश्योर द फियर्स ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज। और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि भाई इंडो पैसिफिक में जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना किसी एक के बस की बात नहीं है, कोई नॉट ए सिंगल कंट्री कैन डू दिस। और इसके लिए यह है कि भाई it will depend upon the collective contributions of capable states. Or in this context, he highlighted the, role of India. उन्होंने कहा कि भाई इंडिया एक राइजिंग पावर है, और उनका टर्म हम यूज करें तो वैक्सिंग पावर। सो इट इज एन indispensable partner of the US to maintain a favorable balance of power in Indo-Pacific. इसके बाद भी आप देखें कि कई चीज़ों पर उन्होंने इंडो यूएस रिलेशन को बहुत हद तक मैंने एक राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रयास। सबसे पहले कि आप देखें कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सर्कल में और इवन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो बड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा अगर आप देखें कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर, इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सबों ने इंडिया की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को हमेशा वो हाईलाइट करते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में कॉल्बी ने भी कहा कि भाई वी रिस्पेक्ट इंडिया वे, और इंडिया का तो भाई इट हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी, इट्स ओन कल्चर, इट्स ओन वर्ल्ड व्यू। तो इससे यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूएस भी अपने ये जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है, इंडिया भी अपना इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई आपका इंटरेस्ट है तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे विदाउट प्रमोटिंग आवर ओन इंटरेस्ट। जब दो कंट्री का जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, वो कन्वर्ज करता है, देन दैट क्रिएट्स स्पेस फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो इसीलिए इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई इंडिया और यूएस की जो ये दोनों ही पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट, they are not contradictory. In fact, they are driven. It means there is convergence of interest, and that is the basis for future cooperation between the two countries. तो इस तरह से एक बहुत बड़े ये कह लें कि एक इरिटेंट जो इंडिया यूएस रिलेशन में था उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। क्योंकि हमेशा होता था कि भाई इंडिया को यूएस को लगता था कि इंडिया को हम इतना हेल्प कर रहे हैं, we are strengthening our strategic partnership with India, but at the same time, India is not following US prescription on various issues like purchase of defense equipment for Russia or even oil purchase, ये सारे हैं। और इंडिया इस कंटेक्स्ट में अपना स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का ही दुहाई देता है कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट होगा हम उसको प्रमोट करेंगे। इट इज़ नॉट दैट वी विल एग्री विथ यू ऑन एवरी इशू। लेकिन इस बात को कॉल्बी ने हाईलाइट किया कि भाई
पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम 100% एक दूसरे की बात से सहमत हैं. देयर विल बी डिफरेंसेस, और वेर एवर देर आर यू नो आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, देयर विल बी कॉपरेशन. तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इरिटेंट जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में है उसको दूर करने की कोशिश. इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि वी हैव नो प्रॉब्लम विथ मल्टी अलाइनमेंट, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ही कहता है कि भाई ऐसा नहीं कि हम यूएस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को छोड़ दें. यानी इंडिया यूएस रिलेशन won't be at the cost of इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रसिया रिलेशंस, ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए इंडिया अपने पॉलिसी को कहते हैं कि भाई वी आर फॉलोइंग मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी. इट मीन्स स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विथ ऑल द मेजर पावर्स. लेकिन इस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस तरह से आप देखें कि ये जो इंडिया यूएस रिलेशन के कंटेक्स्ट में ये जो लैंडो का स्टेटमेंट था वो काफ़ी एक खलबली मचा दी थी कि भाई नाउ देयर वोंट बी फुल फ्लेज्ड कॉपरेशन, और इसमें माने सिंसियर कॉपरेशन, जिनून कॉपरेशन इंडिया यूएस के बीच में नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाए, व्हाट कॉल्बी हैज सेड ऑन वेरियस इश्यूज, उस कंटेक्स्ट में एक तो और है कि कॉल्बी ने इंडिया यूएस डिफेंस प्रोटेक्शन पर अपने कमिटमेंट, यूएस के जो कमिटमेंट है उसको फिर से दोहराया कि वी आर मूविंग अहेड इन को प्रोडक्शन ऑफ वेरियस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ F-414 फाइटर जेट इंजन्स. तो इससे ये लगता है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट है उसमें वाशिंगटन डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. It will continue to invest in India's defense और डिफेंस कैपेसिटी. तो उस फ्रंट पे यानी स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. ये जो लेकिन ये डिफेंस पार्टनरशिप तो एक अलग चीज़ है. दूसरी है कि भाई इकोनॉमिक पार्टनरशिप. तो लैंडो का जो स्टेटमेंट है कि वी आर नॉट गोइंग टू कमिट द मिस्टेक्स दैट वी डिड विथ चाइना, वो बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट को दिखाता है कि भाई इकोनॉमी के क्षेत्र में पहले होता था कि भाई अगर आप यूएस और चाइना की रिलेशनशिप देखें तो उसमें यूएस को ये विश्वास था कि इफ वी हेल्प चाइना ग्रो देन आफ्टर सम टाइम चाइना विल बी फॉलोइंग आवर वैल्यू सिस्टम, इट विल ओपन इट्स सोसाइटी. तो उनको ये गलत फहमी थी. लेकिन अगर आप देखें कि चाइनीज जो लीडर्स हैं दे डिडंट से दीज थिंग्स, कभी भी नहीं उन्होंने कहा. उनको हमेशा उनका तो टारगेट होता था कि वी विल चैलेंज और वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 1 कंट्री. सो दैट वाज द गोल. वो यूएस के साथ अपना एक कहने की पार्टनरशिप तो किए हुए था, लेकिन उनके दिमाग में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं था कि टुमारो वी विल फॉलो द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम और यूएस वैल्यूज. नो, they had their own tradition, own civilization, own cultural values, and they will stick to them. तो ये यूएस की अपनी गलत फहमी थी. उनको कहीं से कोई एश्योरेंस नहीं मिला था चाइनीज लीडर्स की तरफ से, लेकिन वो फिर भी अपना इस पॉलिसी को और इस कहले की इस बिलीफ को मेंटेन कर रहे थे. तो दैट वाज देयर स्ट्रेटेजिक फॉल्ट. लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें कि वो एक तरफ तो एक अपनी जो पार्टनरशिप, क्योंकि उसके साथ एक सबसे बड़ी जो डायलेमा है वो दो कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव. एक तरफ तो वो चाह रहा है कि भाई चाइना को बैलेंस करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री, और इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन. नो अदर कंट्री हैज़ दैट कैपेबिलिटी. और दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि भाई इंडिया को अगर आज हम हेल्प कर रहे हैं तो टुमारो इफ इंडिया बिकम्स टू मच पावरफुल देन इट विल अगेन थ्रेटन अस, यानी इंडिया विल बिकम अनदर चाइना. तो ये एक फियर उनके दिमाग में अभी भी है. तो इस तरह से ये जो कंट्राडिक्टरी कि एक तरफ आप चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं थ्रू इंडिया और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि भाई इंडिया भी कहीं इतना पावरफुल नहीं हो जाए कि वो हम ही को ये थ्रेटन कर दे.
तो इसमें कई, अगर इस लॉजिक को आप देखें तो इसमें कई प्रॉब्लम है। पहली बात है कि डिफेंस में ठीक है आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो तभी करेगा ना जब वो इकोनॉमिकली पावरफुल होगा। भाई अगर इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी तब इसका जो जीडीपी का साइज बढ़ेगा, तभी तो इंडिया डिफेंस के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएगा। अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो फिर किस तरह के जो ये मिलिट्री पावर इंडिया बन पाएगी, कभी संभव ही नहीं है। अगर आपका इकोनॉमिक साइज ही छोटा है तो आप कहाँ से आप, और इंडिया तो वही एक ह्यूज पॉपुलेशन भी है इंडिया के पास, तो इंडियन इकोनॉमी का तो जो मेजर पोर्शन वो उसके वेल बीइंग पर जाएगा। और यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके मेंटेनेंस में, इंडिया के पास इतना बचेगा कहाँ जो कि वो अपने डिफेंस जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करे। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो डिफेंस पार्टनरशिप इट इज़ कंट्राडिक्टरी और इट इज़ यू नो, ये जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप दे आर नॉट कंट्राडिक्टरी गोल्स, इनफैक्ट दे आर कंप्लीमेंट्री। क्योंकि डिफेंस पार्टनरशिप से होगा कि भाई एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहेगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप से होगा कि भाई इंडिया की जो कैपेसिटी है टू स्पेंड ऑन डिफेंस दैट विल बी मच हायर। तो ये कंट्राडिक्टरी गोल्स यूएस अपना फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके कारण होगा कि भाई एक तो इंडिया के अंदर भी एक कह लें कि हेजिटेशन तो रहेगा ही, क्योंकि इंडिया को लगेगा कि भाई यूएस हमारे साथ पार्टनरशिप तो कर रहा है, लेकिन वो दे आर ऑल्सो ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन दिस पार्टनरशिप, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग फुल्ली इन दैट पार्टनरशिप। तो इसमें होगा कि भाई दोनों ही साइड से इनफैक्ट इसमें एक रेस्टेंट होगा, माने इट वोंट ब्लॉसम इनटू फुल फ्लेज्ड पार्टनरशिप, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो डिफेंस पार्टनरशिप है उस पर भी पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया यूएस को अपने इस जो स्ट्रेटेजिक डायलेमा है और ये जो कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही है उसको स्ट्रगल करना होगा, नहीं तो इट विल कंटिन्यू टू फॉलो यू नो और ऑसिलेट बिटवीन एम्ब्रेस एंड हेजिंग। क्योंकि एक तरफ तो ये जहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आएगी, डिफेंस कॉपरेशन की बात आएगी, तो उसमें तो फुल फ्लेज्ड कॉपरेशन करेंगे, और दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात आएगी तो उसमें दे विल स्पीक लाउडली, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी दे में गो स्लो। और इसीलिए आप अभी भी देखें कि भाई इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है वो डिकेड्स ओल्ड है, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अभी भी कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है बायलैटरल फ्रंट पर। अगर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये जो कॉपरेशन की बात करें तो कितने टाइम से ये बातचीत चल रही है कि हाँ वी आर गोइंग टू को प्रोड्यूस वेरियस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन कहाँ कोई खास नहीं, अभी तक प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। बाइडन एरा के टाइम में भी, बाइडन रेजिम के भी में ये सारी बातें हुई थी को डिफेंस को प्रोटेक्शन की, लेकिन अभी तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। उसी तरह जो टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्राम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं और बातचीत भी होती है, लेकिन अभी तक कोई खास ऐसा आउटकम नहीं दिख रहा है कि भाई इन, और उस सबके पीछे ये रीजन यही है कि उसे लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि हम आज तो कॉपरेट करें इंडिया के साथ और बाद में इंडिया ही हमारे लिए एक थ्रेट न बन जाए। तो भाई इससे तो यूएस को उभरना पड़ेगा, और यूएस विल हैव टू डिसाइड और विल हैव टू रिकॉन्साइल विद दिस कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स कि भाई इंडिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इस बात को, इस फैक्ट को मानना पड़ेगा, अदरवाइज ऑलवेज दिस विल बी ये जो दोनों ही के बीच में एक कंट्रडिक्शन तो हमेशा ही रहेगा। कभी इंडिया के साइड से होगा, जैसे कि आप देख लें भाई क्वाड को ही लेकर, इंडिया कभी भी नहीं चाहिए, यूएस चाह रहा है कि भाई इसको मिलिट्री प्लेटफॉर्म बना दें ग्रुपिंग के तौर पर, लेकिन इंडिया कभी नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि इंडिया का उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है यूएस में। यूएस हैज़ बिकम अनरिलायबल पार्टनर। अभी अब देखें कि लास्ट ईयर जब
प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई थी यूएस, तो उस समय क्या था, दोनों ही कंट्री ने $500 बिलियन का एक टारगेट सेट किया था बायलैटरल ट्रेड में, और इवन डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स में भी काफ़ी एम्बिशियस था जो प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन हुआ क्या, जब अप्रैल में यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लॉन्च किया सारी कंट्रीज के साथ, तो उसमें इंडिया द वर्स्ट विक्टिम था। इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट वॉज सब्जेक्टेड टू 50% टैरिफ, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पुनिटिव टैरिफ ड्यू टू परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रसिया। जबकि आप देखें कि ये जो रसिया से इंडिया ने ऑयल खरीदना शुरू किया, इसके पीछे यूएस ही था, क्योंकि यूएस वांटेड टू हैव स्टेबल ऑयल प्राइस इन ग्लोबल मार्केट, और उसके लिए यूएस ने इनकरेज किया इंडिया को, यस यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज दैट विल स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस। लेकिन बाद में आप देखें ये ट्रंप के टाइम में क्या हुआ, उसी के कारण इंडिया को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इट वॉज क्लियर। तो इसीलिए ये, और इस सब के पीछे रीजन यही है, स्ट्रेटेजिक जो कंट्राडिक्शन है, ये इंडिया फियर जो है, कहें कि इंडिया फोबिया जो यूएस के अंदर है में, कि भाई इंडिया भी ना कल चाइना बन जाए। तो इसीलिए बातें तो लंबी लंबी करते हैं ये लोग, मैंने यूएस के जो भी ऑफिशियल्स आते हैं कभी भी आप देख लें इंडिया के बारे में कि भाई इट इज़ द मोस्ट, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज द मोस्ट कंसिक्वेंशियल पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो हमेशा यूएस इज एडप्टिंग सम हेजिंग अप्रोच, और इट ऑलवेज टेक सम मेजर्स टू कॉन्स्टेंट दैट पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अभी आप देखें कि ट्रंप का जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस समय था, तो उस समय ट्रंप ऑलमोस्ट दे हैड डम्प्ड पाकिस्तान, लेकिन अब आप देखें उसकी पॉलिसी कैसे उलट गई, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि दैट विल कॉन्स्टेंट और दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर इंडिया इन साउथ एशिया। तो एक तरफ आप इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया को वीकन करना चाह रहे हैं। तो ये जो आपकी कंट्राडिक्टरी पॉलिसी है, इसको जब तक आप रिकॉन्साइल नहीं करोगे और इस कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स को आप जब तक दूर करने नहीं करोगे, तब तक इंडिया यूएस पार्टनरशिप इट वोंट गो much view. It will always be, constant by mutual suspicions. इसलिए कि ऑलरेडी ये जो ट्रेड वार और इस सब के कारण तो दोनों ही के बीच में एक गैप तो पैदा हो ही गया है, और इट मे गो फर्दर, वाइड एंड फर्दर, यदि यूएस अपनी पॉलिसी में एक कहने की एक हार्मनी नहीं लाता। ये कंपार्टमेंटलाइज पॉलिसी जब तक ये यूएस फॉलो करेगा, द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, एंड आई होप दैट यूएस विल अंडरस्टैंड द कंट्राडिक्शन इन इट्स पॉलिसी एंड ओवरकम इट। धन्यवाद।